फिर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना देर की आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकाश के अध्याय में प्रिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रिज्म होता क्या है। कोई मान लीजिए एक ये आप देख रहे हैं, कोई आयताकार पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है। एक पृष्ठ इस तरीके का बिल्कुल इसी प्रकार का हमारे पास एक अन्य पृष्ठ भी है। ये इसी प्रकार के 3 पृष्ठ हैं मेरे पास, बिल्कुल इसी प्रकार के 3 पृष्ठ हैं, एक समान आयताकार। एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ बीच में जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, 3 पृष्ठ है। मैंने इन 3 पृष्ठों को अलग नहीं किया है, बाद में जोड़ने पड़ेंगे। ये मान लीजिए कि आपके पास 3 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ आपके पास ये 3 पृष्ठ हैं। देखिए, मैंने इन तीनों पृष्ठों को अब आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है। आप देख पा रहे हैं, ये 3 पृष्ठ हैं आपके पास। एक नीचे पृष्ठ है जो ये वाला है, एक बाएं तरफ पृष्ठ है जो ये है और एक पृष्ठ दाएं तरफ है जो ये है। तो ये जो आकृति है वास्तव में ये आकृति प्रिज्म की है। ये तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन यही अगर आकृति पूरी तरीके से ठोस और कांच की होती तब ये हमारा वास्तविक प्रिज्म होता। ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो केवल एक मॉडल बनाया है मैंने प्रिज्म का, लेकिन यही आकृति ठोस होती और पारदर्शी कांच की होती तब ये हमारा वास्तविक प्रिज्म होता। जो आप देख रहे हैं एक समान आयताकार पृष्ठ, इसे हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसी प्रकार से ये दूसरी वाली है, इसको भी हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। या इसमें ये 2 पृष्ठ होते हैं, ये अपवर्तक होते हैं, एक समान होते हैं। जो बाएं तरफ है इसे बायां पृष्ठ कह सकते हैं, जो दाएं तरफ है इसे दायां पृष्ठ। इसको हम घुमा के ऐसे करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी भी जो बाएं तरफ है वो बायां पृष्ठ, जो दाएं तरफ है वो दायां पृष्ठ, क्योंकि प्रिज्म की आकृति जो है बनावट है वो एक जैसी होती है। इस पृष्ठ में और इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इस पृष्ठ को हम वहां रख देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब इसको बायां पृष्ठ बोल देंगे, इसको दायां पृष्ठ। यानी जो पृष्ठ आपके बाएं तरफ है उसको सामान्यतः हम बायां पृष्ठ लिख देते हैं। इस पर हम किरण डालेंगे नियमानुसार। इस प्रिज्म में जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाला पृष्ठ, यह पृष्ठ किसी काम का नहीं होता है। इस पृष्ठ के वजह से जब किरण का अपवर्तन होता है तो मैं पढ़ा चुका हूं आंशिक परावर्तन भी होता है। तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं और इसकी आकृति कुछ ऐसी है कि किरण कई बार बाहर निकल नहीं पाती, तो इससे बड़ी असुविधा होती है इस पृष्ठ की वजह से। इसलिए हम इस पृष्ठ को घिस करके खुरदरा कर देते हैं, जिससे इस पृष्ठ से ना तो अपवर्तन होता है ना ही परावर्तन होता है। इसलिए ये पृष्ठ हमारे किसी काम का नहीं है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की दृष्टि से। इसी पृष्ठ को हम आधार भी कहते हैं। ये जो खुरदरा पृष्ठ है वो हमेशा नीचे रखा होता है। तो जब आप इसका चित्र बनाएंगे अपवर्तन के या परावर्तन के लिए तो हमेशा आपको कुछ ये इस तरीके दिखाई देगा, इस तरीके से एकदम त्रिभुजाकार। ये जो आप देख पा रहे हैं असली इसका इस तरह से बनेगा कुछ चित्र। इसका आप बनाएंगे इस तरीके से, त्रिभुज होता है। यानी आपको आमने और सामने के जो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं वही दिखाई देंगे। ये जो कोर है, ये जो आयताकार कोर है, ये आपको सीधी रेखा की भांति दिखाई देगी। ये कोर आपको सीधी रेखा की तरह दिखाई देगी। इसी तरीके से ये कोर भी आपको सीधी रेखा की तरह दिखाई देगी। इस प्रिज्म में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं 2 होते हैं अपवर्तक पृष्ठ। नीचे वाला पृष्ठ होता है आधार जो घिसा हुआ होता है। जो सबसे ऊपर कोण बनता है इसे बोलते हैं हम शीर्ष कोण। देखिए, सामान्य जो हम प्रिज्म यूज करते हैं, जो अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें तीनों कोरों के जो आकार हैं, जो पृष्ठ हैं, वो एक समान होते हैं। इसलिए तीनों कोण भी समान होते हैं समबाहु त्रिभुज के नियमानुसार। तो सामान्य प्रिज्मों में यह 60 अंश का कोण होता है, जिसे हम बोलते हैं ऊपर वाले को शीर्ष कोण। तो ये कोण जरूरी नहीं है
कि ये शीर्ष कोण है वो 60 डिग्री का ही हो। ये शीर्ष कोण 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि इसमें तीनों ही जो पृष्ठ हैं वो समान आकार के हों। ये जो आधार है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, और ये आधार बहुत छोटा भी हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो अब हम जो व्यवहार में प्रिज्म का अध्ययन करेंगे उसमें हम नियमानुसार बाएं तरफ से किरण डालेंगे, यानी इधर से किरणें आएंगी आपकी बाएं तरफ से और इधर से किरणें निकलेंगी। अपवर्तक पृष्ठ दोनों हैं, एक पृष्ठ पर किरण आपतित होती है और दूसरे पृष्ठ से किरण निर्गत होती है। ये सबसे नीचे वाला पृष्ठ है वो घिसा हुआ होता है, उसका अपवर्तन या परावर्तन में कोई रोल नहीं होता। सबसे ऊपर जो कोण है उसे बोलते हैं शीर्ष कोण। ठीक है, तो चलिए प्रिज्म आपने देख लिया, इसकी आकृति आकार बनावट आपने समझ ली। अब आगे चलते हैं इससे अपवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए अब हम अध्ययन करते हैं इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं हमारा प्रिज्म है वास्तव में, और इस प्रिज्म का जो कोण है उसको मैंने मान लिया है ए, यानी ये ए हमारा प्रिज्म कोण है। ये एक कोई किरण है पी क्यू, यह किरण इस प्रिज्म के बाएं पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात यह किरण इस लेंस में प्रवेश करती है, अर्थात किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इस किरण को नियमानुसार सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना चाहिए। तो हम इस बिंदु Q पर एक लंब खींच देते हैं MN, जिसे मैंने लाल रंग से दिखाया है। यह किरण इस अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यह वास्तव में प्रिज्म के आधार की ओर झुकेगी। अब यह किरण आगे बढ़ने पर किसी बिंदु S पर पहुंचती है। इस बिंदु S से जब ये आगे जाती है तो अब यह प्रिज्म से बाहर निकलती है, पुनः प्रिज्म से दूसरे माध्यम में यानी वायु में। अब इस बिंदु से यानी S से जब यह बाहर निकलती है तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। विरल माध्यम में जाने पर नियम अनुसार इस किरण को अभिलंब से दूर हटना चाहिए। इसलिए बिंदु S पर मैंने एक और अभिलंब खींच दिया M', यह अभिलंब भी मैंने लाल रंग का दिखाया है। जब यह किरण इस अभिलंब से दूर हटती है तो पुनः यह थोड़ी और आधार की ओर झुक जाती है। अब इस किरण का मार्ग है ST, तो जिस किरण को वास्तव में PQR मार्ग पर जाना चाहिए था। प्रिज्म न होने पर यह किरण PQR दिशा में जाती, लेकिन प्रिज्म होने से किरण दो बार अपवर्तित होती है Q और S बिंदुओं पर, और दो बार अपवर्तन के पश्चात यह पहुंचती है ST दिशा में। तो देखिए आप देख रहे हैं मूल आपतित जो किरण है जिसको कि PQR दिशा में जाना चाहिए था, जिसे मैंने Q से आगे एक नीले रंग के डॉटेड लाइन से दिखाया है। यह किरण उस ओर न जाकर काफी बड़े कोण से विचलित होती है, यानी मुड़ जाती है। जब यह किरण ST दिशा में जाती है तो इस ST दिशा में और QR जो डॉटेड लाइन है उसके बीच काफी बड़ा कोण बनता है। ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, और इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। देखिए जिस कोण से यह किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है वास्तव में इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। और ये कोण प्रकाश की अलग अलग रंग की किरणों के लिए अलग अलग होता है। इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। इस प्रिज्म कोण A और विचलन कोण A की सहायता से हम किसी भी पदार्थ का, जिस पदार्थ का प्रिज्म बना हुआ है उस पदार्थ का हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तनांक यदि मैं n मान लूं इस प्रिज्म के पदार्थ का, तब हमारा n होता है, यानी n बराबर sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin A बाई 2। देखिए यहां पर विचलन कोण मैंने लिखा था डेल्टा, लेकिन इस सूत्र में मैंने लिखा है डेल्टा m। डेल्टा m जो है इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन, यानी मिनिमम डेविएशन। इसलिए मैंने इस डेल्टा में सफिक्स में m जोड़ दिया है ताकि एक अलग से पहचान रहे कि ये न्यूनतम विचलन कोण है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा m, यानी न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन। देखिए जब हम पहले पृष्ठ पर जो किरण आपतित हो रही है उसके आपतन कोण I को थोड़ा कम या ज्यादा करते हैं तो उसके अनुसार ही जो अंतिम निर्गत किरण है उसका अपवर्तन कोण R जो है वो भी कम ज्यादा होता है। एक स्थिति ऐसी आती है
जिस स्थिति के लिए हमारी किरण सबसे कम विचलित होती है, यानी जब हमारा विचलन कोण सबसे कम होता है, विचलन कोण डेल्टा का मान सबसे कम होता है, तब हम उस डेल्टा विचलन कोण को डेल्टा न कह करके न्यूनतम विचलन या डेल्टा एम कहते हैं। ये डेल्टा एम विचलन कोण ही है, लेकिन ये किसी किरण के लिए सबसे कम है जो कम से कम हो सकता है। तो इस सूत्र में हम प्रिज्म कोण ए का मान रखकर और न्यूनतम विचलन डेल्टा एम का मान रखकर हल करने के पश्चात किसी भी पदार्थ के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए यदि ये प्रिज्म जो है बहुत पतला हो, यानी इस प्रिज्म का आधार बहुत 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 छोटा हो, तो ये जो शीर्ष कोण है हमारा प्रिज्म कोण है ये बहुत छोटा हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि यदि हमारा कोई भी कोण बहुत छोटा यानी लगभग 10 डिग्री या उससे कम हो, तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। यानी चाहे तो हम निकालें साइन थीटा का मान त्रिकोणमितीय अनुपात से, और चाहे हम निकालें केवल थीटा का मान कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के अनुसार, या हम साइन थीटा निकालें। यदि थीटा का मान बहुत छोटा 10 डिग्री से कम है, तो ये दोनों मान थीटा और साइन थीटा लगभग बराबर होते हैं। इसलिए हम गणनाओं में थीटा कोण बहुत छोटा होने पर साइन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं, यानी साइन ए की जगह पर ए रख दूं तो इस सूत्र को हल करने पर कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। देखिए डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, आप देख रहे हैं डेल्टा एम बराबर n-1 ब्रैकेट में बाहर ए। तो बहुत पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र है वो यही इस्तेमाल होता है। तो ये थी प्रिज्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।